हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वो जो किसी भी नए सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके अंदर जो टर्मोलॉजीज यूज होती है ना, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बच्चे साल भर पढ़ने के बावजूद भी कहते हैं सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या डिफरेंस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्या डिफरेंस होता है सर रेवेन्यू रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स में, क्या होती हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से जितने भी टर्मोलॉजीज हमारे सब्जेक्ट में यूज होते हैं, एक एक करके सारे के सारे टर्मोलॉजीज का आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं बच्चों डिस्कशन। ठीक, तो बांध लो अपनी सीट बेल्ट और जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ। तो टर्म से बेटा सबसे पहले हम उठाने वाले हैं यहाँ पे एंटिटी। तो एंटिटी कुछ नहीं है बेटा, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, मतलब जिनके लिए आपको पूरा का पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ये वही एंटिटीज है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इकोनॉमिक यूनिट। तो एंटिटी बेसिकली अपने आप में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हमें बोलना चाहिए कि इस तरीके की यूनिट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। ठीक है, विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। तो जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, ये दोनों तरीके की एंटिटी करती है, बिजनेस एंटिटी भी करती हैं और नॉन बिजनेस एंटिटी भी करती हैं। जैसे सपोज मेरा काम है गुड्स को खरीदना बेचना, तो मैं क्या कहलाऊंगा? बिजनेस एंटिटी। ऑन द अदर हैंड जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन बिजनेस एंटिटी में। तो हमें इनके लिए भी अकाउंटिंग करनी होती है, और जो लोग गुड्स खरीद रहे बेच रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, हमें उन लोगों के लिए भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करके देने होते हैं। तो एंटिटी बेसिकली क्या है? एंटिटी अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करती है? परफॉर्म करती है, और इन्हीं के लिए हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके देना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आगे चलते हैं बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दूं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है लेन देन। ठीक है, मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब कभी भी पैसों का लेन देन होता है, उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। दो लोगों के बीच में पैसों का लेन देन हो रहा है, गुड्स का लेन देन हो रहा है, सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये वही ट्रांजैक्शन है जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है। तो अकाउंट बेसिकली क्या है बच्चों? अकाउंट अपने आप में एक छत है जिसमें एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग साल भर सैलरीज देते हैं, ठीक है, अब मुझे एक ही बार में देखना है कि मैंने कितनी सैलरी पे करी है, तो उसके लिए मैं क्या बना लूंगा? सैलरी अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो अकाउंट आपके लिए एक ऐसी छत है जिसमें एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शन को एक जगह क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर डेट हेड। कुछ और तरीके से भी समझा सकता हूं मैं आपको। सपोज कैश, तो साल भर कैश आता है, साल भर कैश जाता है। ठीक है, तो ये जो कैश आ रहा है जा रहा है, इसकी मुझे एक ही बार में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सारे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो मैं कहां इकट्ठा कर लूंगा? सर आप इकट्ठा कर लेंगे कैश अकाउंट में। तो अकाउंट अपने आप में क्या हो गया? एक छत हो गया जहां पे एक जैसे नेचर वाले ट्रांजेक्शन को हमने एक ही जगह क्या कर लिया है? इकट्ठा कर लिया है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। अगला टर्म हमारे पास क्या है? सर अगला टर्म है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर उस पर्सन को बोला जाता है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है। आप लोग कभी भी जैसे रोड पे चलते हैं ना, तो आप देखना जैसे कोई प्रोविजन स्टोर है तो उसके सामने लिखा रहता है प्रो रमेश। तो प्रो रमेश का मतलब क्या है? कि वो जो प्रोविजन शॉप है उसका प्रोपराइटर, उसका मालिक कौन है? रमेश। तो प्रो आपने कई बार देखा होगा, जनरली जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उसमें ऐसा लिखा रहता है प्रो रमेश। तो बेसिकली वहाँ प्रो का मतलब क्या होता है? प्रोपराइटर। और प्रोपराइटर है कौन? अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट को एंजॉय करता है, रिस्क को बेयर करता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर के बाद बच्चों हमारा जो अगला टर्म होता है वो है कैपिटल। बिना कैपिटल के आप बिजनेस के बारे में सोचिएगा भी मत। ठीक, तो कैपिटल हमारे लिए क्या है? ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिजनेस। बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो आपकी कैपिटल बच्चों मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। सपोज मैंने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए नगद का इन्वेस्टमेंट किया है, इसे क्या बोला जाएगा? मॉनेटरी कैपिटल। बट ऑन द अदर हैंड सपोज मैंने अपने बिजनेस में घर का ही कोई सामान इन्वेस्ट कर दिया है, या ऐसे समझ लो कि मेरे ऑफिस में फर्नीचर की कमी थी तो मैंने घर का फर्नीचर उठा के ऑफिस में रख दिया, ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। लेकिन चूंकि मैंने कैश के फॉर्म में नहीं लगाया है, इसलिए इसे बोला जाएगा नॉन मॉनेटरी कैपिटल। अगला टर्म देखते हैं हमारे पास क्या है। सर अगला टर्म आपके पास है ड्राइंग्स। और बच्चों जो ड्राइंग्स होता है ना, वो कैपिटल का जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है।
जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैश लगाएगा, गुड्स लगाएगा, एसेट लगाएगा, आप उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब जस्ट ऑपोजिट करिए कि जब जब बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कैश निकालेगा, गुड्स निकालेगा, एसेट्स निकालेगा फॉर पर्सनल यूज, इसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। ठीक है, तो सपोज मेरा गारमेंट्स का शोरूम है और मुझे कोई टी शर्ट पसंद आ गई, तो उसको बेचने की जगह मैंने ये सोच लिया कि यार मैं पहन लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगूंगा, तो मैंने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से वो टी शर्ट बाहर निकाल ली, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? ड्राइंग्स। सपोज मेरा मिल्क पार्लर है, ठीक है, और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मैंने उसमें से ठंडा ठंडा कूल कूल दूध निकाल के पी लिया, इसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब आप अपने ही बिजनेस से कोई चीज ड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की खासियत है बच्चों, आप जब जब ड्राइंग्स करोगे ना, वो आपकी कैपिटल को क्या करते जाएगा? रिड्यूस करते चले जाएगा, वो आपको कैपिटल को पहले के कंपैरिजन में कम करता चला जाएगा। तो बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते जाएंगे तो कैपिटल इंक्रीज होते जाएगा, और अगर आप उसमें से कैश, गुड्स या फिर एसेट्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते चले जाएंगे, उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। क्लियर है बच्चों? अगले देखते हैं, अगला टर्म हमारे पास क्या है? सर अगला टर्म है हमारे पास लायबिलिटीज। क्या होती हैं लायबिलिटीज? देखो बच्चों, जितना पैसा था ना वो तो बिजनेसमैन लगा चुका है, और जो पैसा बिजनेसमैन लगाता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। लेकिन अब मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे एक्सपांशन करना है, मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है, या फिर मुझे मॉडर्नाइजेशन करना है, और इन सब चीज़ों के लिए अब मुझे और पैसों की ज़रूरत है। आप खुद ही सोच के देखिए कि जब कभी भी आपके पास फंड्स की कमी हो जाती है, जब कभी भी आपके पास पैसों की कमी हो जाती है, आप क्या करते हैं? सर हम ना उधार ले लेते हैं। एग्जैक्टली, लायबिलिटीज़ का मतलब यही है कि अगर मैंने किसी से कुछ पैसा उधार लेके रखा है, जो मुझे आज नहीं तो कल उसे लौटाना है, उसे ही क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मीन अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। हमारे बिजनेस ने किसी न किसी से उधार लेके रखा है, ठीक है, बिजनेसमैन ने अपने फ्रेंड से उधार ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले लिया, या किसी बैंक वैन से पैसा उधार ले लिया, या हमने किसी से उधार में कुछ माल खरीद लिया। ओवरऑल हर वो अमाउंट जो कि मुझे किसी ना किसी को लौटाना होगा, उसे ही क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज़। क्लियर? अब लायबिलिटीज़ को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो ये होती हैं आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। पहले हम समझेंगे क्या होती हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़, और फिर हम समझेंगे क्या होती हैं करंट लायबिलिटीज़। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉन करेंट लायबिलिटीज़ की। यहाँ देख लो भाई क्या लिखा है? लायबिलिटीज़ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। हर वो अमाउंट जो कि आपको 12 महीने से ज़्यादा समय में लौटाना होता है, उसको क्या बोला जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज़। इन अदर वर्ड्स, हर वो अमाउंट जिसको रीपे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज़्यादा समय होता है, उसे क्या बोला जाता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज़। जस्ट ऑपोजिट कर लीजिए तो करंट लायबिलिटीज़ बन जाती हैं। लायबिलिटीज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ऐसा अमाउंट जो कि मुझे 12 महीने के अंदर आपको पे करना होता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। हमने बैंक से लोन लिया है 5 सालों के लिए, तो 1 साल से ज़्यादा समय मेरे पास लौटाने के लिए, इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटीज़। मेरे पास एक ऑब्लिगेशन है, लोन है, जो कि मुझे रीपे करना है सिर्फ 5 महीनों में, तो ये 1 साल से कम हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? करंट लायबिलिटीज़। तो हर वो अमाउंट जो कि आपको लौटाना होता है इन मोर देन 1 ईयर, उसको बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़, और हर वो अमाउंट जो कि आपको रीपे करना होता है विद इन अ ईयर, उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटीज़। अब आ जाइए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पर्टिकुलर यहाँ पर हेड है वो है एसेट्स। क्या होते हैं एसेट्स? मैं आपको बताता हूँ बच्चों बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। हर वो चीज़ जो कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, वो आपके लिए कहलाता है एसेट। सुनिएगा मेरी बात, पिन टू प्लेन। हर वो चीज़ जो कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स। निडल होता है ना बेटा, निडल, सुई, वो टेलरिंग शॉप में काम आती है, वो उसके लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, कोई एयरलाइन है, उनके पास बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, वो उनको एयरलाइन बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है, उसको बोला जाएगा उनके लिए एसेट्स। तो हर वो चीज़ जो कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है फ्रॉम पिन टू प्लेन, वो हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं एसेट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो बेसिकली एसेट्स को इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोला जाता है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे बिजनेस को अर्न करने में हेल्प करेंगे, जो कि हमारे बिजनेस को फ्यूचर में कोई ना कोई एडवांटेज देंगे, इनको क्या बोला जाता है? एसेट्स। तो जैसे हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इसके अलावा फर्नीचर, स्टॉक, ये सब हमें बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, ये सब हमें फ्यूचर में एडवांटेज देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एसेट्स। अब मैं एसेट्स को क्लासीफाई करना पसंद करूंगा, तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास नॉन करंट एसेट्स। ठीक है,
ऐसे एसेट्स जो कि मैंने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं बल्कि यूज़ करने के लिए रखे हैं, इनको क्या बोला जाता है? नॉन करेंट एसेट्स। बहुत अच्छे एग्जांपल समझेंगे। थोड़ी देर ही पहले मेरे पास गारमेंट का शोरूम हुआ करता था, जहाँ पे मैंने टी शर्ट निकाल के पहन ली थी और वो बन गया था मेरे लिए ड्राइंग्स। तो जो मेरे पास बच्चों गारमेंट्स का शोरूम है, गारमेंट्स के शोरूम में गारमेंट्स रखे हैं बेचने के लिए, लेकिन उसी गारमेंट के शोरूम में फर्नीचर भी रखा हुआ है, वो बेचने के लिए नहीं है, वो यूज़ करने के लिए। तो आपके पास जो एसेट्स होते हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। जिनको आप बेच के कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो वो अलग है, और जिनको आप बेचना नहीं चाहते हो, जिनको आप यूज़ करना चाहते हो वो अलग है। मेरे पास मिल्क पार्लर था जहाँ से मैंने ठंडा ठंडा मिल्क पी लिया था, तो जो मिल्क है उसको मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर है उसको तो मैं नहीं बेचना चाहता हूँ। तो आप समझ पा रहे मेरी बात? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, हर वो चीज़ जिसको आप, या हर वो एसेट जिसको आप बेचना नहीं चाहते हो, उसको क्या बोला जाता है? नॉन करेंट एसेट्स। आप उसको बेचेंगे नहीं, आप उसको बिजनेस में यूज़ करेंगे। गारमेंट्स के शोरूम में गारमेंट्स बेचूंगा भाई, फर्नीचर नहीं बेचूंगा। फर्नीचर को तो यूज़ करूंगा, एयर कंडीशनर को यूज़ करूंगा, तो ये सब गारमेंट्स के शोरूम में क्या कहलाएंगे? नॉन करेंट एसेट्स। वो बात अलग है कि यही चीज़ फर्नीचर के शोरूम में और एयर कंडीशनर के शोरूम में अपना कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेंगे, ठीक? तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या है? एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मेंट फॉर रीसेल। हर वो चीज़ जिसे बिजनेस में यूज़ करना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता हूँ, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है मेरे पास टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब ऐसे एसेट्स जिनकी प्रॉपर्टी में क्या है कि आप उन्हें छू सकते हो, देख सकते हो। आप फर्नीचर को छू और देख सकते हो, यस सर। किस कैटेगरी में आ जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। आप प्लांट एंड मशीनरी को छू सकते हो और देख सकते हो, यस सर। किस कैटेगरी में आ जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। तो क्या सर ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते? बिल्कुल होते हैं। आप अपने IQ पे देखिए, आप अपने IQ पे हाथ लगा के देखिए, हालांकि वो दिखेगा नहीं, ठीक है? तो जो मेरा IQ है ना बेटा, वो मेरा है, तो बन गया मेरे लिए क्या? एसेट। लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसे छू नहीं सकता, ठीक? हालांकि ये एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल कुछ और है। तो ऐसे एसेट्स जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें क्या बोला जाता है? इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, ये सब आपके एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, ये आपके अधिकार होते हैं जो कि आपको पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपने किसी चीज़ का ना पेटेंट्स लेके रखा है। पेटेंट्स का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? इधर देखो, इंटेंजिबल एसेट्स में मैं क्या एग्जाम्पल बना रहे हैं सर? एग्जाम्पल बना रहे हैं पेटेंट्स। बच्चों आपको पता है पेटेंट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? पेटेंट्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट्स, एकाकी अधिकार, कि मेरे अलावा उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने कभी सुना होगा तो बजाज पल्सर, ठीक है, DTSI। तो ये DTSI बच्चों अपने आप में क्या है? ये DTSI अपने आप में टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ और सिर्फ बजाज वाले ही यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो DTSI टेक्नोलॉजी को यूज करने का अधिकार किसके पास है? बजाज के पास। ये उनका पेटेंट है, ये टेक्नोलॉजी पे उन्हें पेटेंट करा के रखा है, उनके अलावा उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो ये जो अधिकार है ना इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, इन कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी का जो पेटेंट है ना, वो आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इसलिए वो किस कैटेगरी में आता है? एसेट्स। और एसेट्स की किस कैटेगरी में चले जाता है? इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि आप उन्हें छू नहीं सकते, आप उन्हें देख नहीं सकते। CCD, ठीक है, आप देखिएगा वहाँ पे कॉफ़ी का प्याला होता है, उसमें से वेपर निकलते रहती है। तो ये जो इमेज है ना, सिर्फ ये वही लोग यूज़ कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। लाल नीली बॉल सिर्फ और सिर्फ पेप्सी यूज़ कर सकती है। एक वाइल्ड कैट जो है वो जंप कर रही है तो उसे सिर्फ उमा ही यूज़ कर सकता है। राइट लगा हुआ है तो उसे सिर्फ नाइके ही यूज़ कर सकता है। तो ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट्स। ये सब आपके अधिकार हैं कि आपके अलावा इनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। अब आप मुझे बताओ, आप अपने अधिकारों को छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं ना। लेकिन है तो वो आपके, और कहीं ना कहीं आपको कमाने में हेल्प भी कर रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए क्या कहलाते हैं बच्चों? इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट मेरे पास करंट एसेट्स। अब ये जो करंट एसेट्स ना बच्चों, इधर का जस्ट ऑपोजिट करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है ना? हर वो एसेट जिसको बिजनेस में मैंने यूज करने के लिए रखा था, वो क्या कहलाएगा? नॉन करेंट एसेट्स। और ऐसे एसेट जिनको मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए या फिर बेचने के लिए रखा हुआ है, उनको क्या बोला जाएगा? करंट एसेट्स। चलो मेरे गारमेंट्स के शोरूम पे दोबारा, मेरे गारमेंट्स के शोरूम में गारमेंट्स रखे बेचने के लिए, क्या बन जाएंगे अब वो? सर करंट एसेट्स। और वहीं पर फर्नीचर रखा था बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए, क्या बन जाएगा? सर नॉन करंट एसेट्स। चलो मिल्क पार्लर पे,
मिल्क पार्लर में जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सब किस लिए रखे हुए हैं सर? बेचने के लिए रखे हुए हैं। उनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो सब आपके क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स। और उसी मिल्क पार्लर में आपके पास रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, वो बेचने के लिए नहीं रखा है, वो यूज़ करने के लिए रखा है, तो वहाँ पर वो क्या बन जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में डिफरेंस निकालना है तो ऐसे एसेट्स जिनको आप यूज़ करोगे, जिनको आप बेचोगे नहीं, उनको क्या बोला जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। और ऐसे एसेट्स जिनको आप बेच के कैश में कन्वर्ट कर लोगे, उनको क्या बोला जाएगा बच्चों? करंट एसेट्स। जैसे कि स्टॉक और इन्वेंट्री। गारमेंट्स का स्टॉक क्यों रखा है? बेचने के लिए। मिल्क पार्लर में मिल्क का स्टॉक क्यों रखा है? बेचने के लिए। तो इनको क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंडिचर, और यहाँ से अब आप लोगों को मज़ा आने वाला है। यही वो टॉपिक है जहाँ पे मैंने देखा है बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, प्लीज़ आप हमारी एक बार जाके हेल्प कर देंगे क्या? तो बिल्कुल बच्चों, मैं आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करने के लिए हूँ। क्या होता है एक्सपेंडिचर? देखो सिंपल सा फंडा है कि या तो आपने पैसा खर्च कर दिया है या किसी चीज़ का पैसा भी आपको देना है, उसे ही क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट। या तो आपने पैसा खर्च कर दिया है या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है उधार में और लायबिलिटी इनकर्ड। ठीक है, ध्यान से समझना। एक्सपेंडिचर हमेशा कैश में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करो। हर वो अमाउंट जो कि आपने खर्च कर दिया है या फिर आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन में तो एंटर हो गए हैं लेकिन अभी आपने उसको पैसा नहीं दिया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन दोनों तरीके के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन भी होता है और हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होता है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि या तो मैंने पैसा खर्च कर दिया है या फिर मुझे अभी उसको पे करना बाकी है। क्यों पे करना बाकी है? या तो मैंने उससे क्या खरीद लिए हैं? एसेट्स। या तो मैंने उससे क्या खरीदे हैं? गुड्स। या फिर मैंने उसकी क्या लेके रखी हैं? सर्विसेज। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, मतलब खर्चा जिसको बोला जाता है ना, ये उसी से रिलेटेड है बच्चों। तो या तो आपने पैसा खर्च कर दिया है या फिर आप उसको पैसा देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि आपने उससे खरीदे हैं एसेट्स। मेरे गारमेंट्स के शोरूम में मैं फर्नीचर खरीद के लेकर आ गया, या तो कैश में या फिर उधार में। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या ये एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। या फिर मैं उनसे क्या खरीद रहा हूँ? गुड्स। या फिर मैं उनसे क्या ले रहा हूँ? सर्विसेज। इतना क्लियर हो गया? तो पैसा आप खर्च कर चुके हो या खर्च करने वाले हो, एसेट्स खरीदने के लिए, गुड्स लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, क्या बन जाएगा? हमारा एक्सपेंडिचर। लेकिन अब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, हम जितना भी खर्च करेंगे हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और बच्चों अगला हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एक करके समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड, या तो आपने पैसा खर्च कर दिया है नगद में, और लायबिलिटी इनकर्ड, या फिर अभी आपको उसके अगेंस्ट में अमाउंट पे करना बाकी है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिए हैं? एसेट्स लिए। तो जब आप बच्चों एसेट्स खरीदने पे पैसा खर्च करोगे या कर चुके हो, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक ऐसा अमाउंट जो कि आपने पे कर दिया है या फिर आप पे करने वाले हैं, चूंकि आपने उनसे क्या लिए? गुड्स लिए हैं या फिर सर्विसेज लिए हैं, सो डेट आप उनको बेच के पैसा कमा सकें, इसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है बच्चों, मैं आप लोगों को समझा दूं और मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। पहली बात तो आप मुझे बताओ, एसेट खरीदना मेरी डे टू डे एक्टिविटी है। क्या मैं डेली एसेट खरीद के लेके आ जाता हूं? आप लोगों के घर में डेली कार, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब डेली खरीदते हैं आप लोग? नो सर। वेजिटेबल? यस सर। तो आप पहले देखो कि नॉन रिकरिंग और रिकरिंग एक्टिविटी है क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एसेट को खरीदने की है ना, वो एक नॉन रिकरिंग एक्टिविटी, कभी कभार खरीदे जाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि कभी कभार किए जाते हैं, ये अपने आप में रोटेशनल इन नेचर नहीं होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन गुड्स सर्विसेज को खरीदना बेचना, ये सर अपने आप में एक डे टू डे एक्टिविटी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहला तरीका कि अगर आप कभी कभार जिन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो आप पैसा खर्च करते हो उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे समझ में नहीं आ रहा? सबसे सिंपलेस्ट तरीका, जो आप एसेट्स खरीद रहे होते हैं उसके लिए जो आप पैसा खर्च करोगे उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे पैसा खर्च करोगे उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक तरीका और है मेरे पास बच्चों, आप देखेंगे कि जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो इसका एडवांटेज हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या खासियत है? ये ऐसे फायदे होते हैं जिसका एडवांटेज आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। और ऑन द अदर हैंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये वो होते हैं कि जिनका एडवांटेज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आप इनके एडवांटेजेस को कंज्यूम करके बहुत जल्दी खाली होके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको वापस से समअप करने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहले आते हैं एक्सपेंडिचर। तो या तो आपने पैसा खर्च कर दिया है या फिर आप पैसा खर्च करने वाले हैं, किसी को अमाउंट में पे करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने या तो उससे एसेट्स लिए, या तो गुड्स लिए, या फिर उससे सर्विसेज लिए। इसको बोला जाएगा एक्सपेंडिचर। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर मैंने एसेट्स पे पैसा खर्च किया है या फिर मैं करने वाला हूँ, इसे बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ों पे आप पैसा खर्च करोगे तो इसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड डे टू डे एक्टिविटी पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, गुड्स ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, सर्विसेज में आपने वेजेस पे कर दिए, सैलरी पे कर दी, ये सब क्या है? ये सब आपके बच्चों हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं फिर से किसी न और तरीके से आप लोगों को समझा के ही मानूंगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है मेरे पास रिसीट्स। ये ना एक्सपेंडिचर का जस्ट ऑपोजिट है। एक्सपेंडिचर में हमने देखा कहीं पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। अब जस्ट ऑपोजिट बना लो। रिसीट्स का मतलब है कहीं से भी पैसा आ चुका है या फिर आने वाला है, उसको क्या बोला जाएगा? रिसीट्स। तो कैसे आएगा ये? यहाँ लिखा हुआ है रिसीट्स आर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। या तो वो रेवेन्यू सोर्स से आएगा बच्चों, किस सोर्स से आएगा? या तो हमारे पास पैसा रेवेन्यू सोर्स से आएगा या फिर हमारे पास पैसा कैपिटल सोर्स से आएगा। दोनों में अंतर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भी आपने पीछे मुझसे समझा कि अगर मैं एसेट खरीदने पे पैसा खर्च कर रहा हूं ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब अपोजिट करो, अब एसेट बेचने से जो कैश मुझे मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, वो मेरे लिए क्या बनेगा? कैपिटल रिसीट्स। एसेट खरीदने पे पैसा खर्च कर रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट बेच के जो रिसीट्स जनरेट कर रहा हूं बच्चों, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। क्लियर एकदम? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स डेट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। ऐसी जगह से आपके पास कैश आ रहा है जो कि अपने आप में रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो रेवेन्यू नेचर की कौन सी चीजें होती हैं? वो डे टू डे एक्टिविटी वाली। ठीक, तो अगर मैं एसेट बेच के कहीं से पैसा लेके आ रहा हूं, क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। मैंने किसी बैंक से लोन लिया है, उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीट्स। तो ये चीजें कभी कभार की जाती हैं। अब आ जाओ आप लोग रेवेन्यू रिसीट्स पे। अपने काम से जो आप रिसीट्स जनरेट कर रहे हो, आप अपने काम से जो प्रोसीड्स जनरेट कर रहे हो, गुड्स बेच के, सर्विसेज डिलीवर कर करके, यहाँ से जो पैसा आपके पास आ चुका है या फिर आने वाला है, उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है। इधर देखते हैं पहले एक्सपेंडिचर, अमाउंट खर्च कर चुका हूं या फिर करने वाला हूं, किस पे? एसेट्स पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे। क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर। करो मेरे साथ रिवाइज, अब भी करो। ठीक है, अब मैं अगर एसेट्स खरीदने पे पैसा खर्च कर चुका हूं या फिर करने वाला हूं, क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं पैसा खर्च कर चुका हूं या फिर करने वाला हूं, किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। वेजेस दे दिए, सैलरी दे दी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया है, ये सब आपके लिए क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइन। अब ऑपोजिट करो, कहीं से भी पैसा आ रहा है या फिर आ चुका है, क्या बोलूंगा? रिसीट्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज बेच के अगर पैसा आ रहा है तो क्या बोलने का है उसको? रेवेन्यू रिसीट्स। और एसेट्स बेच के या लोन लेके अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको क्या बोलना है बच्चों? कैपिटल रिसीट्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास एक्सपेंसेस। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही अपने आप में एक्सपेंसेस होते हैं। आपने पैसा खर्च किया या फिर आप करने वाले हैं, जिसके अगेंस्ट में आपने सर्विसेज को यूज कर लिया है, उसे बोला जाता है एक्सपेंस। ठीक है, एक महीने में घर में रह लिया आप लोगों के, तो मुझे अब आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट। ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि मैंने एक महीने सर्विसेज यूज कर ली है। आपने अपने बिजनेस में किसी को हायर करके रखा है, कोई एक आपका एम्प्लॉय है, आपने एक महीने पहले उससे काम करवाया, अब आपको उसको सैलरी देनी है या फिर हो सकता है आपने दे दी, ये एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आपने उसका एडवांटेज यूज कर लिया है, उसकी सर्विसेज को आपने यूज कर लिया है। तो यही तो डिफरेंस होता है बेटा कैपिटल और रेवेन्यू में, कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो और सर्विसेज यूज करना बाकी है, ये कैपिटल है। आपने पैसा खर्च किया और सर्विसेज यूज कर लिए, यही रेवेन्यू है और वही एक्सपेंस है। तो मैं पैसा खर्च कर रहा हूं पैसे कमाने के लिए, इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंस। अदरवाइज आप मेरा दूसरा तरीका याद रखो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, कि आपने पैसा खर्च किया, उसकी सर्विसेज यूज़ कर ली हैं, उसे क्या बोला जाएगा यहाँ पर? एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। दो तरीके के हो जाएंगे यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस ये है कि मैंने आपको एडवांस में पैसा दे के रखा है। ठीक है, कोई फेस्टिवल आने वाला था, आपने मुझसे बोला अगले महीने की सैलरी भी मुझे अभी दे दो, तो मैंने दे दिया आपको एडवांस में सैलरी। क्या कहलाएगा मेरे लिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, अरे भैया इंश्योरेंस तो हमेशा ही प्रीपेड होता है, क्योंकि इंश्योरेंस होता है साल भर का,
और वो एडवांस में ही चलता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि पहले आप इंश्योरेंस की सर्विसेज ले लेते हो उसके बाद उसको पैसा देते हो, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस आपको हमेशा प्रीपेड ही मिलेगा क्योंकि आपको एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ऐसे खर्चे जो कि करें तो हमने करंट ईयर में, लेकिन एडवांटेज में जो इसका नेक्स्ट ईयर तक मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऑन द अदर हैंड हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं, मतलब खर्चा तो हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया, ठीक है। एक मैंने आपसे काम करवा लिया लेकिन किसी मजबूरी में मैं आपको सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, कैसे रिकॉर्ड करूँगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक मैंने आपके घर में रह लिया है लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों को किराया नहीं दिया है, हो सकता है कोई मजबूरी होगी मेरी, तो मेरे लिए क्या क्या लाएगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलें आगे बच्चों। अब एक्सपेंसेस का जस्ट ऑपोजिट कर लो तो वो रेवेन्यू बन जाएगा। रेवेन्यू हमारे लिए क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो डे टू डे एक्टिविटी से जो आप प्रोसीड जनरेट करते हो, जो पैसा जनरेट करते हो, उसी को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। आप ना बच्चों रेवेन्यू को यहाँ पे सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो उसको क्या बोला जाता है, सेल्स। सर्विसेज डिलीवर करता हूँ उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स। तो हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी से, जिस काम के लिए मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, वहाँ से आप जो कुछ भी कैश जनरेट करोगे या फिर करने वाले हो, उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। नेक्स्ट है हमारा इनकम। चलो और बताता हूँ आपको बच्चों, इनकम और प्रॉफिट भी ना एक ही चीज़ है। इनकम और प्रॉफिट भी एक ही चीज़ है। अरे भाई पढ़ो ना क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, मतलब आपके जो रेवेन्यू है वो क्या है, ज़्यादा है, और आपके जो खर्चे हैं वो क्या है, कम है। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही इनकम है और इनकम ही प्रॉफिट है, ठीक। दोनों में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू मतलब सेल्स। अब सेल्स में से मैं क्या करूंगा, ये सेल्स है मेरी, ये सेल्स है। अब मैंने गुड्स कितने के बेचे सर, 120 के। खर्चा मैंने कितना कर दिया, 100। तो बच्चों मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरी इनकम कितनी हो जाएगी सर, आपका प्रॉफिट और जो इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ₹20। आ रही बात समझ में। तो सब टर्म में बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, हमको सारी चीज़ें को बहुत डिटेल में समझना होता है। आगे क्या है मेरे पास सर, अब आ गया आप वापस से प्रॉफिट पे। तो वही चीज़ है बेटा, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। मतलब मैं अपने बिजनेस से जो इनकम जनरेट करता हूँ उसको तो बोलेंगे प्रॉफिट, और अगर मैंने कोई अदरवाइज एक्टिविटी से पैसा बना लिया फिर उसको प्रॉफिट नहीं, उसको बोला जाता है गेन्स। इसलिए तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आपको समझाया जा रहा है कि भाई प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस, ठीक है। अभी एग्जांपल में समझा देता हूँ मैं आपको। आ जाइए गारमेंट्स के शोरूम पे, गारमेंट्स बेच के मेहनत कर करके जो भी मैं इनकम बना रहा हूँ उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट। इतना क्लियर। लेकिन मेरा जो शोरूम था ना, उस शोरूम में थोड़ी सी जगह खाली थी, और एक मान के चलो कि मेरे शोरूम में एक शॉप और है मेरे पास, उस शॉप को मैंने बेच दिया है। 10 लाख का मैंने बहुत साल पहले शॉप लिया था और अब मैं उसको बेचने वाला हूँ 15 लाख में। कितने का प्रॉफिट मिलेगा मुझे, 5 लाख का। तो भाई प्रॉपर्टी बेचना थोड़ी नहीं मेरा काम है। तो प्रॉपर्टी बेच के जो मैं यहाँ पे गेन्स बना रहा हूँ ना बेटा, वो एक्सीडेंटल इन नेचर है, वो मेरा काम से रिलेटेड नहीं है। मेरा काम तो है कपड़े बेचना, मेरा काम तो है गारमेंट्स बेचना। गारमेंट्स बेच के जो मैं मुनाफा कमाऊंगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। और अगर मैंने किसी और पर्पस, किसी और तरीके से एक्सीडेंटल इन नेचर पैसा कमा लिया, जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, प्रॉपर्टी बेचना काम नहीं है मेरा काम तो कपड़े बेचना है। वो प्रॉपर्टी बेच के अगर मैंने क्या कर लिया है, कहीं से प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो उसे फिर प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा गेन्स। तो मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा कमाता हूँ उसको बोला जाता है प्रॉफिट, और अदरवाइज तरीके से मुनाफा बना लूंगा उसको बोला जाता है गेन्स। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और उसके बाद है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो बड़े मिलते जुलते टर्म्स है, एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में समझेंगे। बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हाँ जब आप कॉन्सेप्ट की जड़ों में घुसोगे ना तो बहुत ही मजा आता है। तो इससे पहले मैं आपको समझाऊं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, या फिर हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बच्चों आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गुड्स को खरीदने और बनाने से रिलेटेड होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि गुड्स को खरीदने और बनाने से रिलेटेड होते हैं। और दूसरे होते हैं बच्चों हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि गुड्स को बेचने से रिलेटेड होते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप लोग लाइफ में कभी ना कभी पिज़्ज़ा हट या फिर डोमिनोज जरूर गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है ये डोमिनोज का है काउंटर,
ये डोमिनोज का काउंटर है और यहाँ पे ये आप लोग हैं और आप यहाँ पे ऑर्डर करने हैं कि भैया हमारे लिए एक पिज़्ज़ा तैयार कर दो, तो यहाँ पे आपने उसको ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर अब आ जाएगा इन लोगों के किचन में और यहाँ पे उस पर्टिकुलर पिज़्ज़ा को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ से समझने की कोशिश करिए आप लोग कि ये जो इनका काउंटर है, इसके पीछे पिज़्ज़ा को क्या किया जा रहा है, सर तैयार किया जा रहा है और उसके इस तरफ इसको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो यहाँ काउंटर के पीछे के जितने भी खर्चे हैं, मतलब किचन से रिलेटेड इनके जितने भी खर्चे हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा होगा जिसको बोलते हैं पिज़्ज़ा का बेस, फिर उसके ऊपर टॉपिंग्स वॉपिंग्स डलेंगी, उसको ओवन में जाके बेक किया जाएगा, उस पर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वहाँ जो बंदा काम कर रहा होगा शेफ़ टाइप का, उसे हमें कोई ना कोई वेजेस देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो बनाने से रिलेटेड खर्चे हैं बच्चों, ये आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं, सर ये है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वो पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, अब वो यहाँ पर पैक होगा और पैक होने के बाद अब वो यहाँ पर कस्टमर को लाके दिया जाएगा और कस्टमर बैठ के वहाँ पे बड़ा स्वाद लेते हैं, उस पिज़्ज़ा को एंजॉय करेगा और यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने खर्चे हैं, सर यहाँ पे उससे रिलेटेड कौन से खर्चे हो सकते हैं, देखो अब वो जहाँ बैठ के उसको कंजम्पशन करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, वहाँ एयर कंडीशनर चल रहा होगा, वहाँ पे लाइटें चल रही होंगी, वहाँ टेलीविज़न चलता रहता है जिसमें म्यूज़िक चलती रहती है, साफ़ सफाई वाले कर्मचारी लगे रहते हैं जिन्हें हमें अमाउंट पे करना पड़ता है। चलो आपने यहाँ कंज्यूम नहीं किया, आपने बोला कि भैया एक काम करो, मैं तो होम डिलीवरी लूँगा, तो होम डिलीवरी वाला आपके घर तक लेकर आएगा, उस बंदे को सैलरी दी जाएगी, ठीक है, फ्यूल लगेगा डिलीवरी व्हीकल में। तो ये सारे खर्चे जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बेचने से रिलेटेड है। तो बेचने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं बच्चों, उनको अपन को क्या बोलने का है, सर उनको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरफ आपकी हो रही है सेल्स, यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं ना, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ किचन में बनाया जा रहा है पिज़्ज़ा, इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उनको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया है तो आपको बड़ी ही आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी समझ में आने वाला है। पढ़ना जरा क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, रेवेन्यू को मैंने थोड़ी देर पहले सेल्स बोला था कि नहीं, ठीक है। तो रेवेन्यू आपका कितना है, 120, मतलब सपोज आपकी जो सेल्स है बच्चों वो कितने की है, 120 की, ठीक है। तो ये जो पिज़्ज़ा आपने बनाया था ना, ये पिज़्ज़ा आप कितने में बेचने वाले हो, 120 में बेचने वाले हो। इस पिज़्ज़ा को बनाने में आपने लगा दिए 70 रुपीज़। बच्चों इसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गुड्स को खरीदने और बनाने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बताना जरा आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं, सर यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं 50। बच्चों ये हो गया आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। और अब हम उस पिज़्ज़ा को आपके घर तक पहुंचाने वाले, होम डिलीवरी करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। आप लोग उसको घर लेके जाएंगे, वहां पे जाके आप उसको कंज्यूम करेंगे, आप नहीं लेके जाओगे, मतलब डिलीवरी बॉय आपके घर तक लेके जाएगा। अब उसको आपके घर तक पहुंचाने में डिलीवरी बॉय की सैलरी बनती है, डिलीवरी व्हीकल का फ्यूल बनता है और उस पर आपने खर्च कर दिए 30 रुपीज़। तो ये हो गया बच्चों गुड्स को बेचने से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सर इसको अपन लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। अब आप इसमें से अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो आपके पास बचेगा ना, उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट, उसको क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट। अब इस पूरी हिरार्की को एक बार जरा आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आप गुड्स बेचते हैं ना, उससे जितना भी अमाउंट जनरेट होता है उसको बोला जाता है सेल्स या फिर रेवेन्यू। उसमें से जब आप गुड्स को बनाने से रिलेटेड और खरीदने से रिलेटेड खर्चे माइनस कर देंगे, जिनको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। और अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करूंगा, गुड्स को बेचने से रिलेटेड जो हमारे खर्चे होते हैं वो खर्चे मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो बच्चों अब मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। क्लियर है, इससे आसान शब्दों में मैं तो नहीं समझा पाऊंगा। चलते हैं आगे। अब आ गया गेन, अब भी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, गेन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन से मैंने मुनाफा कमाया है जो कि मेरी डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, कभी कभार ही होती है। तो मेरे वाले एग्जांपल में गारमेंट्स का मेरे पास शोरूम था और उस शोरूम के पास मेरे पास एक शॉप और थी जिसको मैंने 10 लाख का खरीदा था, 15 लाख में बेच दिया। भैया प्रॉपर्टी बेचना मेरा काम नहीं है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, इंसिडेंटल कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 5 लाख रुपए मैंने मुनाफा कमाया है वो बन जाएगा मेरे लिए गेन। तो काम से पैसे कमाओगे तो प्रॉफिट बोल लो, काम के अलावा कहीं से मुनाफा बना लोगे तो गेन बोल लेना। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस। भैया इसको क्या समझाऊँ मैं, जब कभी भी हमारे खर्चे हो जाते हैं ज़्यादा और हमारी इनकम होती है कम, खर्चे होते हैं ज़्यादा और इनकम होती है कम, तो आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। आप सभी समझते हैं लॉस क्या होता है। नेक्स्ट परचेज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम को 2 महीने भी नहीं बचे हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, अभी भी बोलते हैं सर हमको एडमिशन दे दो, और मुझसे क्या कहते हैं, मुझसे कहते हैं सर अपन ने ना एसेट्स खरीदा, तो काम करो परचेज अकाउंट क्यों नहीं खोलते हो। भैया एसेट खरीदने पे परचेज अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है, अब मैं आपको समझाऊंगा क्यों। देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स।
दोनों में बहुत डिफरेंस है। गुड्स खरीदना एक अलग चीज है और एसेट खरीदना एक अलग चीज है। हम गुड्स खरीदते हैं ताकि हम उनको महंगे दामों में बेच के मुनाफा बना सकें, और हम एसेट्स खरीदते हैं सो डैट हम उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकें। तो गारमेंट्स के शोरूम में जब जब आप गारमेंट्स खरीदोगे उसको बोला जाएगा परचेज, और गारमेंट्स के शोरूम में अगर तुम फर्नीचर खरीद लोगे तो फिर उसको बोला जाएगा फर्नीचर अकाउंट। मशीनरी खरीदोगे तो उसको बोलेंगे मशीनरी अकाउंट। इक्विपमेंट्स खरीदोगे तो उसको बोलेंगे इक्विपमेंट्स अकाउंट। मतलब जब भी एसेट का परचेज होता है उस पर्टिकुलर एसेट का नाम आता है, और जब भी गुड्स परचेज किए जाते हैं हमेशा परचेज अकाउंट ओपन किया जाता है। बच्चों आई बात समझ में? तो परचेज वर्ड जो है ना यहाँ पे किस चीज के लिए यूज किया जाता है? गुड्स खरीदने के लिए। अगर आपने एसेट खरीदा है तो आपको एसेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर होनी जानी चाहिए। तो परचेजेस क्या है? परचेजेस ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो बिजनेस दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। तो अगर आप बने बनाए गुड्स खरीदोगे बेचने के लिए तो ये होता है बच्चों ट्रेडिंग बिजनेस, और आप रॉ मटेरियल्स खरीदोगे उससे फिनिश गुड्स बनाओगे और फिर बेचोगे तो दोनों ही केस में क्या कहलाना है? परचेज ही कहलाना है। बने बनाए गुड्स खरीद के बेच लो तो परचेज ही कहलाएगा, रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बना के बेच लो तो भी वो परचेज ही कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? तो परचेज का जो रिलेशन होता है ना वो किसके साथ होता है सर? वो होता है गुड्स से, एसेट से नहीं होता है। आगे नेक्स्ट है सर परचेज रिटर्न। अभी आपने गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए, ठीक है, या फिर आपने रॉ मटेरियल लिया था गुड्स को बनाने के लिए। अब आपको वो गुड्स पसंद नहीं आए, वो डिफेक्टिव थे, एज पर ऑर्डर नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, एक काम करो उठा के वापस कर दो। तो जिन गुड्स को आपने खरीदा था बेचने के लिए वो एज पर ऑर्डर नहीं निकले तो उसमें से कुछ यूनिट मैंने उठा के अपने सप्लायर को वापस कर दी। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेल्स। अभी समझाया था बच्चों रेवेन्यू ही सेल्स है। तो जिन गुड्स को आपने खरीदा था अब आप उनको उठा कर कह रहे हो बेच रहे हो। जैसे मैंने पिज़्ज़ा उठा के बेच दिया था कितने में? 120 में। ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? सेल्स। ठीक, अब जस्ट ऑपोजिट कर लो, बिके हुए गुड्स वापस आ गए। भाई हम जब खरीद के लोगों को गुड्स वापस कर सकते हैं तो वो भी तो हमारे गुड्स हमको वापस कर सकते हैं। तो आपने जो गुड्स बेचे थे वो गुड्स आपके पास वापस आ गए, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ देखो ध्यान से मेरे तरफ, ठीक है। आपने गुड्स खरीदे हैं, एसेट्स नहीं। एसेट खरीदोगे तो एसेट एक अलग चीज़ होती है और गुड्स खरीदना एक अलग चीज़ होती है। गुड्स खरीदे जाते हैं बेचने के लिए, एसेट खरीदे जाते हैं यूज़ करने के लिए। तो आपने गुड्स खरीदे, कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? सर परचेज। खरीदे हुए गुड्स आपने उठा के वापस कर दिए, कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? सब परचेज रिटर्न। अब उसमें से कुछ गुड्स आपने उठा के बेच दिए, उसको क्या बोलोगे? सर सेल्स। और बिके हुए गुड्स में से कुछ गुड्स वापस आ गए, अब उसको क्या बोलोगे? सर सेल्स रिटर्न। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कुछ नहीं बेटा, फिर से वही चीज़ है, सेल्स। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो या तो मैंने अपने गुड्स बेचे या फिर मैंने अपनी सर्विसेज आपको बेची जिसके अगेंस्ट में या तो मुझे पैसा मिल चुका है या फिर मिलने वाला है। तो बहुत सिंपल, अगर पैसा मिल चुका है तो भैया ये है कैश सेल्स, ये है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और पैसा मिलने वाला है तो इसको मैं बोलूँगा क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बिजनेस आप गुड्स का भी कर सकते हैं, सर्विसेज का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर खड़े होकर ना आप लोगों को सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलें, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है अपने आप में? सर ये सेल्स है और कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर आपको पैसा मिल चुका है तो ये बन जाएगा कैश सेल्स। ये देखो यहाँ पे ये कैश सेल्स बोलूँगा मैं इसको। और अगर मुझे अभी पैसा मिलना बाकी है तो फिर मैं इसको बोलूँगा क्रेडिट सेल्स। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट है गुड्स। तो जिनमें आप डील करते हो ना वो गुड्स हैं, ठीक है। गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ऐसे गुड्स जिनको मैंने खरीदा था बेचने के लिए उन्हें क्या बोला जाएगा? गुड्स। देखो हो गया ना डिफरेंस। गारमेंट्स के शोरूम में आपको पता है गारमेंट्स क्या है? ये गुड्स हैं। लेकिन गारमेंट्स के शोरूम में फर्नीचर गुड्स नहीं है, वो एसेट। क्लियर? आगे चलिए, स्टॉक और इन्वेंट्री। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो आपने गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए, उनमें से कुछ गुड्स बच गए हैं जो कि अभी तक बिके नहीं हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्टॉक और इन्वेंट्री।
आपने रॉ मटेरियल खरीदा था गुड्स बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल भी अभी तक आप यूज नहीं कर पाए, उसे भी क्या बोला जाएगा, इन्वेंट्री। तो अनसोल्ड गुड्स या फिर आपका जो क्या कहते हैं तरीके से बोलना चाहिए कि अनयूज्ड जो आपकी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके स्टॉक को क्या बोल सकते हैं आप लोग, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। आगे चलते हैं बच्चों। अब मेरे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स, बड़े ध्यान से समझना भैया यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास है डेटर्स और मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ना बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आता, लेकिन क्या किया गया है कि इस पर्टिकुलर सेशन में ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में से हटा दिया गया है। अदरवाइज हमें एक चैप्टर और पढ़ना पड़ता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पर चिंता नहीं करो, तो भी आपको यहाँ पे बात समझ में आने वाली है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं वो बाद में समझना, पहले डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल समझो। डेटर उस पर्सन को बोला जाता है जिसको मैंने या तो गुड्स बेचे हैं या फिर सर्विसेज दी हैं और इसके अगेंस्ट में मुझे अभी इससे पैसा लेना बाकी है। तो डेटर एक पर्सन है जिसको मैंने गुड्स उधार में बेचे और मुझे उससे पैसा लेना बाकी है, या तो मैंने उसको सर्विसेज डिलीवर करी हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे उससे पैसा लेना बाकी है। तो इन शॉर्ट में बताऊं, हर वो पर्सन जिससे हमें पैसे लेने होते हैं ना, वो पर्सन क्या कहलाता है, डेटर। तो मैंने ना 10,000 के जो हैं वो गुड्स बेचे हैं किसको, राम को। तो पता आपको ये राम मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये राम कहलाएगा डेटर, क्योंकि मुझे राम से 10,000 रुपीज़ लेने हैं। इतना क्लियर। आगे बढ़ो। सर आपने ना 10,000 रुपये गुड्स और बेचे हैं आपकी बार किसको, श्याम को। आपको पता है ये श्याम भी मेरे लिए क्या है, डेटर। तो मैंने गुड्स बेचे हैं राम को, राम से 10,000 रुपये लेना है, ये मेरे लिए क्या है, डेटर। मैंने गुड्स बेचे हैं श्याम को, श्याम से मुझे 10,000 लेना है, ये भी मेरे लिए क्या है, डेटर। लेकिन ना मैं राम की जगह थोड़ा सा श्याम के ऊपर डाउटफुल हूँ, तो मैं इससे ना लिखित में, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इससे लिखित में एक एक्सेप्टेंस ले लूंगा। एक्सेप्टेंस ये अपने आप में एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। मैं इससे एक एक्सेप्टेंस ले लूंगा और ये एक्सेप्टेंस की एक मैच्योरिटी होती है 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जिसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, बिल्स रिसीवेबल। कहीं ना कहीं तो आपने इसकी जर्नल एंट्री बनाई होगी, या कहीं ना कहीं तो आपका अभी तक साल भर पढ़ने के बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको मिला होगा। तो राम से भी लेने हैं लेकिन शाम से भी लेने हैं, और शाम थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैंने काम करता हूँ इससे एक एक्सेप्टेंस ले लेता हूँ। अब वो अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया है, तो उसके अगेंस्ट में उसे मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये जो बच्चों यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का मेरा श्याम नाम का डेटर था, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इन्हें क्या बोला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो मुझे बिल्स रिसीवेबल से कितना पैसा लेना है सर, 10,000। ये कौन है, मेरे डेटर्स। ये डेटर से मुझे कितने लेने हैं, 10,000। तो 10,000 किसके, सर डेटर के, और 10,000 किसके, सब बचे कुचे जो है वो बिल्स रिसीवेबल के। तो मैं बताऊं मुझे टोटल कितना मिलने वाला है यहाँ पे, 20,000। ये 20,000 क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल से टोटल जितना अमाउंट मुझे लेना होता है अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और क्रेडिट सेल ऑफ सर्विसेज, उसे ही क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चों, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी समझ में आने वाला है। जस्ट ऑपोजिट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको मुझे पैसा देना है, ठीक है। तो कोई एक मिस्टर एक्स है जिनको मुझे क्या करना है, पैसा देना है। कितना देना है, 5,000। भाई क्यों देना है, क्योंकि आपने इनसे गुड्स खरीदे थे या फिर आपने इनसे सर्विसेज खरीदी थी उधार में, ठीक है। तो कोई एक मिस्टर एक्स है जिन्हें मुझे 5,000 रुपये देना है, मेरा बिजनेस अब इनको 5,000 रुपये देगा। ये बंदा पता है मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। जिस तरीके से मैंने शाम से क्या ले ली थी, एक्सेप्टेंस, उसी तरीके से कोई व्यक्ति मुझसे भी ले सकता है एक्सेप्टेंस। और जब मैं एक्सेप्टेंस दूंगा ना बच्चों, तो वो बन जाएगा बिल्स पेबल। तो सपोज मैंने किसी को 2,000 की एक्सेप्टेंस देके रखी है, मतलब मुझे बिल्स पेबल के अगेंस्ट में कितने रुपए देने हैं, 2,000। तो जब हमको एक्सेप्टेंस मिलती है तो उसे क्या बोला जाता है, बिल्स रिसीवेबल। मुझे एक्सेप्टेंस यहाँ दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। 5,000 रुपये मेरे को क्रेडिटर को देने हैं, 2,000 मुझे बिल्स पेबल का देना है, टोटल मुझे देना है कितना, 7,000। ये मेरे लिए बन जाएगा बच्चों ट्रेड पेबल्स। एकदम क्लियर। अब हम आते हैं कॉस्ट पे। किसी भी चीज़ को बनाओगे ना, तो टोटल जितने रुपए खर्च करके उसको बनाते हो ना, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कॉस्ट। जैसे मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ। ये जो पेन है ना, इसके अंदर प्लास्टिक है, इसके अंदर सेंसर है, और पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये, ठीक है। तो सपोज आप मान के चलिए कि ये जो पर है ना, ये मुझे कंप्लीट मिलता है कितने में, 40 रुपीज़ में। मैं इसको बनाने में कितने रुपये खर्च कर देता हूँ, 40। क्या कहलाएगा मेरा, कॉस्ट। तो किसी भी चीज़ को बनाने में आप जितने रुपये भी खर्च कर दोगे, उसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट। अरे पिज़्ज़ा बनाया था ना आप लोगों ने, बनाया था कि नहीं बनाया था, तो उसमें आपने रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या यूज़ किया होगा, बेस।
फिर उसके ऊपर आपने डाली होंगी टॉपिंग्स, ठीक है, फिर आपने वहाँ पे क्या यूज़ किया होगा, ओवन में इलेक्ट्रिसिटी, वो ओवन भी अपने आप में क्या हुआ होगा, डेप्रिशिएट हुआ होगा, जिस बंदे ने उसको बनाया होगा उसकी भी क्या जाएंगी, सैलरी वेजेस। आ रही है बात समझ में? तो ये सब मिला के वो एक यूनिट कितने में तैयार होती है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट। शुद्ध हिंदी में अपन इसको बोलते हैं बच्चों लागत। नेक्स्ट जो है बच्चों मेरे पास वो है वाउचर, ठीक है। अब तमाम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पर डे, तमाम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे तो मैं कितने भी अनाप शनाप ट्रांजेक्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं चलता है। हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, एक कोई डॉक्यूमेंट टाइप की चीज़ होनी चाहिए जो कि ये प्रूफ करेगी कि आपके और हमारे बीच में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ है। आप लोग कुछ मार्केट में लेने जाते हो तो घर वाले कहते हैं ना, यार रिसीट लेके आना, उसका बिल लेकर आना, बोलते हैं कि नहीं ऐसा? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बिल और रिसीट ही इस चीज़ को प्रूफ करती है कि आपके और हमारे बीच में क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक, अब यहां पढ़ लो, तो एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। जब भी आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, उस ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ होता है, जो एविडेंस होता है, उसी को अपन लोग बच्चों क्या बोलते हैं यहां पर, वाउचर्स। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स, और अकाउंटिंग वाउचर्स की मदद से ही आगे जाके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके पीछे वाउचर नहीं है ना, या जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, उन ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास डिस्काउंट, उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और इसका भैया रिबेट। तो सबसे पहले समझेंगे डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत मजा आता है सर जब कभी भी हमको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट बेसिकली है क्या? डिस्काउंट है बच्चों डिडक्शन इन प्राइजेस। जब कभी भी प्राइजेस को कम कर दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। ठीक है, जब कभी भी प्राइजेस को कम कर दिया जाएगा, जब कभी भी डिडक्शन किया जाएगा अमाउंट में, उसको क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। तो ये बात एकदम क्लियर है, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट, ये हो गया आपका डिस्काउंट। लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। ये बड़ा मजेदार है, यहां पे लिखा हुआ है रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों कभी ना कभी आप लोग ना अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए होंगे। तो सपोज आप लोग फ्रूट मार्केट जाते हैं, आप लोग कहां जाते हैं, फ्रूट मार्केट, और आप कहते हैं भैया बताना यार एप्पल क्या भाव है। आप उनसे पूछते हैं कि भैया एप्पल क्या भाव है, तो वो कहता है 100 रुपीज पर केजी। 1 किलो कितने का है? 1 किलो आ जाएगा सर आपको 100 रुपीज़ का। तो हमारी मम्मी क्या कहती हैं, है मम्मी कहती हैं भैया सही सही लगाओ 2 किलो लेना है। तो अगर हमको 2 किलो लेना है तो 100 रुपए के भाव से 2 किलो कितने का बनता है, 200 रुपए का। लेकिन वो जो वेंडर है ना, वो आपसे क्या बोलेगा, अच्छा 2 किलो लेना है, एक काम करो 200 की जगह 180 दे दो। तो ये जो मैंने यहाँ पे 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया ना, चूंकि मैं ज़्यादा गुड्स खरीद रहा हूँ, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। आ रही बात समझ में? अब जो व्यापार है ना बेटा, उसमें उधार भी चलता है। जो व्यापार होता है उसमें उधार भी चलता है। जनरली एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक का उधार दे देता है। ठीक है, तो बल्क में क्वांटिटी में जो डिडक्शन मिलता है उसको क्या बोलोगे आप लोग, ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे भी पता है कि भाई ये जो मेरा बंदा है, ये जो मेरा जो मेरा कस्टमर है, ये मुझे मेरे पैसे कब देगा, ये मुझे मेरे पैसे देगा 3 महीने बाद। तो मैं उसको एक ऑफर और देता हूँ कि सुनो, अगर तुम ना 3 महीने की जगह मेरा पैसा अभी ही दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, तुरंत पेमेंट करने के लिए, टाइमली पेमेंट करने के लिए 5% का रिडक्शन और दे दूंगा। उसे क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट। तो प्राइजेस पे जो रिडक्शन होता है उसे बोला जाता है डिस्काउंट। ज़्यादा गुड्स खरीदने बेचने पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और तुरंत नगद में अगर आपने ट्रांजैक्शन किया उस पर जो डिडक्शन दिए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिबेट, ये से मिलता ही जुलता है। ठीक है, रिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी, एक्सेस सप्लाई एक्सेट्रा। अब सर ये किस तरीके का डिस्काउंट है? बेटा इसको डिस्काउंट नहीं, इसको अपन लोग रिबेट बोलेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आप जाते हो मार्केट में और मार्केट में आप खरीदते हो एक जीन्स, वो जीन्स आपने लिए 2500 रुपीज़ की, और आप लोग 2500 रुपीज़ देकर आ चुके हो। अब आप उस जीन्स को लेकर आते हो घर में, और आपकी मम्मा चेक करती हैं क्या लेकर आया मेरा लाल 2500 रुपये में। तो पता चला लाल लेकर आ गया है फटी हुई जीन्स। ठीक है, मम्मी क्या कहती हैं, एक काम करो वापस जाओ, इसको वापस करो, पैसे वापस लेकर आओ। हम जाते हैं दुकानदार पर और कहते हैं अंकल अंकल आपने जो हमको जीन्स दे दिया है ना, वो फटी हुई जीन्स है, 25 रुपये दिए थे, वापस करो। जीन्स मुझे बहुत पसंद है, छूट नहीं रही मुझसे, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलाकारी करके मैं उसे रिपेयर कर लूँगा। अब अंकल भी निकले शाने, अंकल कहते हैं बेटे काम करो, तुम तो जीन्स रख लो, 500 रुपये कम दे देना। ठीक है, मतलब 2500 आपसे ले चुका है, वो क्या कह रहा है, ये काम करो 2000 में रख लो यार,
2000 में रख लो, 2000 में दे दूंगा, देखो बहुत छोटी मोटी माइनर से डिफेक्ट है, बाहर 50 रुपये में बनवा लेना, ठीक। अब मुझे वो बात समझ में आ गई कि काम करो, यहाँ से मुझे 50 रुपये क्या हो, 500 रुपये क्या हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, इसको क्या बोला जाएगा, रीबेट। तो सिंपल सा फंडा है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा जब कभी भी प्राइसेस कम होंगी वो क्या बन जाती है, रीबेट। तो आप देखो यहाँ पे मैं जीन्स लेकर आया था, फटी हुई निकली, 2500 रुपये की थी, मैं वापस गया, मैंने कहा मेरे पैसे वापस करो। उन्होंने बोला क्या, अरे 2500 की जगह भैया 2000 में ही रख ले यार, ये ले 500 रुपये और ले, हुए ना प्राइस कम, इसको क्या बोला जाएगा, रीबेट। क्लियर। अब मेरे पास क्या है, बैड डेट्स। ओहो, बैड डेट्स, सोच के देखो ये वर्ड कैसे बनाया होगा, बैड डेटर। ये वर्ड कैसे बनाया गया होगा, ये टर्म कैसे बनाया गया होगा, बैड डेटर। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं, और जब वो बैड हो जाते हैं ना, मतलब वो आपका पैसा नहीं देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बैड डेट। तो बेसिकली बैड डेट क्या है, डेट नॉट रिकवरेबल। मैंने किसी को उधार दे के रखा था, और राम को गुड्स बेचे थे 10,000 के, बड़ा विश्वास करके, नहीं दिया उसने मुझे मेरे पैसे, इसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, सर उसने हमारे ना पैसे खा लिए, ये वही अमाउंट है बेटा। तो इररिकवरेबल अमाउंट को ही क्या बोला जाता है, बैड डेट। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अपने आप में क्या, आ स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर। Financial statements are prepared to know the profit and loss of the business and to know the financial position of the business. तो हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, बैलेंस शीट, जिसके अंदर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ का स्टेटस होता है, कितने आपके पास एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, कितनी आपके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। क्या होता है भैया बुक वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स एज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे पास जो कुछ भी एसेट्स हैं उनको मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करके रखा है, उसे बोला जाता है बुक वैल्यू। जैसे मेरे पास कोई एक बिल्डिंग है, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा है 10 लाख में, और मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 15 लाख, तो मैंने अपनी बुक में कितने में रिकॉर्ड करके रखा है, 10 लाख, उसको क्या बोला जाएगा, बुक वैल्यू। मार्केट वाले भाव को बोलेंगे अपन लोग मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऐसी बुक्स जिनके अंदर आप ट्रांजैक्शंस, लेन देन रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं, लेजर की बात की जा रही है, उन्हें क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऐसी बुक्स जहां पे आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या फिर आप उनको ट्रांसफर करके पोस्ट करके लेजर के अंदर पहुंचा देते हैं, इन्हीं बुक्स को क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट और डेबिट। क्या है क्रेडिट और डेबिट, कुछ नहीं बच्चों, आप लोग जब रोड पे वॉक करते हैं तो आपने देखा है कि भाई एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है हमारा राइट हैंड साइड। बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों हमारा, वो क्या बन जाता है आप लोगों के लिए, डेबिट, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट को अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बुक इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द बुक इज नोन एज क्रेडिट, तो ये सब ना इसको सिर्फ ट्रेडिशनली बोला गया है, ठीक है। इसके कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास एंट्री। तो जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितने भी आप लेन देन करते हैं, जब आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसे क्या बोला जाता है, एंट्री। जैसे हम बोलते हैं जनरली जर्नल एंट्री, और जिस बुक में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो उस बुक को बोलते हो आप लोग जर्नल। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जैसे भी किसी भी ट्रांजैक्शन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतार लेते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, एंट्री। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इंसॉल्वेंट। क्या होता है इंसॉल्वेंट, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एंटिटी अगर अपना उधार रीपे करने में सक्षम नहीं है, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू रीपे योर डेट्स, आपको क्या बोलने लग जाएंगे हम लोग, इंसॉल्वेंट। विजय माल्या क्या है, इंसॉल्वेंट। उसने हमारे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाखों करोड़ों रुपए रेज करे और आज वो अमाउंट नहीं लौटा रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, इंसॉल्वेंट। और अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने डेट्स को रीपे कर सकते हैं, आपने जो भी उधार लिया आप उसको चुकाने में सक्षम है, तो फिर आपको क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। मैंने उधार लिया, नहीं रीपे कर सकता हूं, क्या बन जाऊंगा, इंसॉल्वेंट। मैंने उधार लिया, रीपे कर सकता हूं, क्या कहलाऊंगा, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को बोला जाता है जो कि बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है, जिससे हमें ये पता लगाना होगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है हम लोगों ने, और हमको ये पता लगाना होता है कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, कितनी हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये सब पता लगाने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड।
तो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब ये लोग बात कर रहे हैं आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं और आपके पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो बच्चों यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।